नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने एक घातीय समीकरण को पढ़ा है और कुछ प्रश्न उसमें से हल किए थे। आज हम एक घातीय समीकरण या सरल रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण के हल के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से उसकी समतुल्यता होती है, किस तरीके से समीकरण बनते हैं, उनके कितने हल हो सकते हैं, इन पर जो है चर्चा करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम कल मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए था होमवर्क में उसको सॉल्व करा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिएगा जरा। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबका बन गया होगा क्योंकि किसी का कमेंट नहीं आया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिएगा। 3x प्लस 7y बराबर 59 तथा 5x माइनस 5y बराबर 35 हो, तब x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिएगा सरल करेंगे। हमारा व्यंजक समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, 3x प्लस 7y बराबर 59। ठीक है, और यहाँ से 5x माइनस 5y बराबर 35। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है x माइनस वाई का मान। तो ये हमको 2 समीकरण दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ये दूसरे समीकरण से देखिए, अगर मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना? 35। ठीक है, मतलब यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा, है ना। और यही हमको निकालना था, तो पहले समीकरण यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमको एक ही समीकरण में इसका आंसर जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन बताए थे, कौन सा दिया था इसके बाद? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखिएगा कैसे सरल करेंगे। चलिए देखिए, हमारा व्यंजक समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, x प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, में हमको क्या करना है? x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, x का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिएगा x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो त्रियक गुणा कर देंगे। ठीक है, त्रियक गुणा कर दीजिए तो x प्लस बी के साथ गुणा हो जाएगा हमारा a प्लस बी। ठीक है, फिर बराबर करके x माइनस बी के साथ गुणा हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब इसको सरल कर दीजिएगा। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, बराबर। ठीक है दोस्तों, अब इसको कर दीजिएगा। ये हो जाएगा एक्स ए, ठीक है, माइनस एक्स बी, ठीक है, माइनस ए बी और माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वेयर। अब देखिए जरा, जो दोनों साइड में बराबर है वो जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है बीच में, है ना। तो ये बी स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर भी प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और है क्या कुछ कैंसिल करने लायक? देखिए एक्स ए भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों विपरीत चिन्ह है, इसलिए पक्षांतर करेंगे अब इसको। ठीक है, अब देखिएगा, सबको इधर पे पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये एक्स बी इधर है प्लस ए बी इधर है ना। हाँ, एक मिनट देखिएगा जरा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारा क्या बचा? इतना बच गया। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं एक्स बी प्लस ए बी। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस एक्स बी इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बी हो जाएगा, माइनस ए बी इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस ए बी हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा? 0। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए एक्स बी, यहाँ पे एक्स बी है, मतलब ये हो जाएगा 2xb प्लस यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी है, मतलब क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2ab हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब यहाँ से अगर मैं इसको उधर पक्षांतर कर लेता हूँ तो 2xb बराबर हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, b और b और यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? -a।
ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। देख लीजिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, -a जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। चलिएगा, सबका बन गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, बहुत ही सरल था। चलिए दोस्तों, आज हम रैखिक समीकरणों के हल किस तरीके से निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इसमें का बच गया था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं कराया था, है ना, तो चलिए 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा दिया था। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से जो है अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई -7 इक्वल 0 दिया गया है, और 3x प्लस वाई -13 इक्वल 0 दिया गया है। ठीक है, ये दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इसमें जो है x और y की वैल्यू रख देनी है। जो भी आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण, दोनों को तुलना करेंगे अपन। तो पहले में मैं क्या करता हूँ, 3 का गुणा कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y -3 सत्ते 21 बराबर 0, और दूसरा को ज्यों का त्यों लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस वाई -13 इक्वल 0। फिर क्या करता हूँ, दोनों को घटा देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस वाई यानी कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, -21 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में, -8 बराबर 0। तो यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, y का मान हमारा कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब इस y के वैल्यू को अपन क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा समीकरण है उसमें रख देंगे। ठीक है, समीकरण में पुट कर दीजिए y का वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y यानी 4 -7 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 3। अब यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई 3, और यहाँ से y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 4। ठीक है, x की वैल्यू हमको 3 मिल गई और y की वैल्यू 4 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, इसमें अपन क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। कर दीजिएगा पुट। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुणित 3 गुणित वाई का मान 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 का घात 2 9 हो, चाहे 9 चौक 36, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस 4 चौक 16, प्लस यहाँ से 4 तिया 12, 12 चौक 48। ठीक है, 36 प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 8 20 की शून्य, हासिल 2, और 4 2 6 और 1 7 3 10, यानी कितना आ रहा है हमारा, 100 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए 100 किस में आ रहा है, आपका डी ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सरल करते हैं समीकरणों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सीजी टेट के क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, सीजी टेट 2022 में पूछा गया था। रैखिक समीकरण का हल निकालिए, है ना, रैखिक समीकरण को हल करना है यानी सरल करना है। तो चलिएगा बना देते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमारा जो रैखिक समीकरण है वो हमको कुछ क्या दिया हुआ है ना, दिया गया रैखिक समीकरण है x प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल क्या दिया गया है, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सरल करना है, क्या करेंगे, दो को उधर पक्षांतर करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 2 तिया 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 7, 6 इधर आके -6 हो जाएगा, और -2x इधर आके +2x हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
इक्वल 0। अब यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा -1, 1 इधर पक्षांतर होकर माइनस में चला जाएगा, इसलिए x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो देख लीजिए कितना सरल सरल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपका, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अपन उसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले हम समझ लेते हैं रैखिक समीकरणों के हल, जो कि आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, रैखिक समीकरणों के हल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमारा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, है ना। ये किस तरीके से रैखिक समीकरण है, एक घातीय, है ना, एक घातीय समीकरण है ना भाई, एक घातीय रैखिक समीकरण बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसका ये व्यापक रूप है ना भाई, सब मैंने शुरू में ही बताया था। तो मान लेते हैं कि हमको दो समीकरण दिए हैं। तो पहला समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 दिया गया है। ठीक है, ये हमको पहला जो है समीकरण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमको पहला समीकरण दिया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा हमको दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये हमको दिया गया है दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हमको पहला समीकरण दिया था, ये हमको दूसरा समीकरण दिया था। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके से हमारे संबंध जो है बनते हैं, तीन तरीके से इसका हल, इन समीकरणों का हल जो है प्राप्त होता है। पहला कंडीशन होता है, पहला कंडीशन क्या बोलता है, देखिए ये x का गुणांक है a1, है ना। पहले समीकरण के लिए x का गुणांक a1 है, दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक a2 है ना। इसी तरीके से पहले समीकरण के लिए y का गुणांक b1 है और दूसरे समीकरण के लिए y का गुणांक b2 है। ठीक है, और ये c1 और c2 अलग से दिया गया है, मतलब ये सारे के सारे जो है गुणांक है। ठीक है, चलिएगा अब चर x का जो गुणांक दिया हुआ है पहले समीकरण में, यदि इसका मान a1 अपान, ठीक है, दूसरे समीकरण के a2 के, ठीक है, और इसका b1 और दूसरे समीकरण का b2 y का, ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है ना भाई, अगर दोनों बराबर नहीं है, इस कंडीशन में ये जो समीकरण है इसका जो हल है वो कैसे प्राप्त होता है, इसका हल हमेशा अद्वितीय हल जो है प्राप्त होता है। ठीक है, इसका हल कैसे प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, और इन समीकरणों से बनने वाली जो सरल रेखाएं हैं वो हमेशा क्या करेंगी, वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, वो हमेशा किस तरीके से रेखाएं होंगी, वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। सरल रेखा जब हम पढ़ेंगे तो रेखाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी आप लोग केवल ये समझिएगा कि इसका जो है रैखिक समीकरणों का हल कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है, इनके बारे में अभी जो है समझिए आप लोग। तो पहला समझ में आ गया, a1 अपान a2 बराबर अगर b1 अपान b2 नहीं है, उस कंडीशन में समीकरण का हल कैसे प्राप्त होता है, अद्वितीय हल होता है, और इनसे जो बनने वाली सरल रेखाएं हैं वे क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है, यदि a1 अपान a2, ठीक है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है, ठीक है, अगर चर x का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक, है ना, और y का गुणांक अगर बराबर है उनका अनुपात, ठीक है, लेकिन जो c वाला वैल्यू है जो कि अचर है आपका, ठीक है, c1 अपान c2 अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो है, लेकिन c1 अपान c2 नहीं है, उस कंडीशन में इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, इस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता, है ना, कोई हल नहीं होता।
ठीक है, और इनसे जो बनने वाली रेखाएं हैं वो कैसे होती है, समांतर होती है। ठीक है भाई, इनसे जो बनने वाली रेखाएं हैं वो कैसे होती है, समांतर होती है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर A2 A1 अपान A2 बराबर है किसके, B1 अपान B2 के, और ये भी बराबर है किसके, C1 अपान C2 के। ठीक है, अगर तीनों जो है बराबर है, उस कंडीशन में ये जो रैखिक समीकरण है इसका जो हल है वो कैसे प्राप्त होता है, अनंत हल जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनंत हल प्राप्त होता है, या इसको अपन अज्ञात हल भी कहते हैं। कभी कभी इसको अज्ञात हल ऑप्शन में आपके दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अनंत हल या अज्ञात हल प्राप्त होता है। और इनसे जो बनने वाले रैखिक समीकरण है ना, इनसे जो बनने वाली रेखाएं हैं वो कैसे होती है, समपाती होती है। ठीक है, कैसे होती है, समपाती होती है। तो ये तीन कंडीशन जो है रैखिक समीकरणों के हल में पूछे जाते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि अगर गुणांक जो है बराबर नहीं होते, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नहीं है, तो हमारा हल किस तरीके से प्राप्त होगा, तो हमारा हल प्राप्त होता है अद्वितीय हल। और अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 तो है, लेकिन C1 अपान C2 नहीं है, तो उस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और अगर तीनों बराबर हैं तो उन समीकरण का अज्ञात हल मिलता है, अनंत हल मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज समस्या है कि क्वेश्चन कैसे आती है ना। अब हमको ये चीज समझना है कि प्रश्न जो है कैसे आते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आपको दिए जाएंगे किस तरीके से, एक रैखिक समीकरण दिया जाएगा, है ना, दो रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे, और उसमें पूछा जाएगा कि इनके हल किस तरीके से होंगे, अद्वितीय होंगे कि अनंत होंगे कि कोई हल नहीं होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या और अगर घुमाएगा तो आपको रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा, और किसी रैखिक समीकरण में किसी भी एक गुणांक का मान जो है अज्ञात रहेगा, उस अज्ञात मान को जो है ज्ञात करना रहेगा, और उसमें कंडीशन अप्लाइड रहेगा कि ये रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अनंत हल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 7 और -6x, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस है ना, -6x प्लस 8y बराबर 14 के हल होंगे। ठीक है, किस तरीके से इसके जो है हल प्राप्त होंगे। चलिए, तो किस तरीके से इसके हल प्राप्त होंगे इसको देखने से पहले, सबसे पहले तो हम इस रैखिक समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 4y, ठीक है, बराबर 7 दिया है। 7 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0, क्योंकि हमको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस कंडीशन में अपने को रखना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, समीकरणों को इस फॉर्मेट में ले आएंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा समीकरण दिया हुआ है। दूसरा हमारा रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारा रैखिक समीकरण -6x प्लस 8y। ठीक है, तो 14 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -14 इक्वल 0। ठीक है, चलिएगा, अब हमको क्या करना है, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2, इन तीनों को अपने को निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि A1 A2 B1 B2 ये सब क्या क्या है। तो A1 का वैल्यू यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि कितना है, इसका 3 है। ठीक है, B1 देखने से पता चल रहा है पहले समीकरण में कि कितना है, इसका मान 4 है। इसी तरीके से C1 का मान कितना है, -7 है ना। आप लोग चिन्हों को भी लेकर के चलिएगा वरना गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यापक समीकरण हमेशा पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, तो आप लोग चिन्हों को भी साथ लेकर के चलिएगा। दूसरे समीकरण में देखिए A2 का मान कितना है, -6 दिया है। ठीक है, इसी तरीके से B2 का मान हमारा कितना दिया है, +8 दिया है, तो 8 लिख देंगे।
और C2 का मान हमारा कितना दिया है, -14 दिया है ना। ये हमको मिल गया। अब हम सबसे पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है क्या, ठीक है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये वाला कंडीशन अपन सबसे पहले अप्लाई करके देखते हैं। तो A1 का मान देखिए कितना है, 3 है, बटे A2 का मान कितना है, -6 है, बराबर B1 का मान कितना है, 4 है, और B2 का मान कितना है, 8 है, ठीक है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आया। लेकिन ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर क्या है, नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, और हम और कोई दूसरा अप्लाई हो रहा है क्या इसमें, और कोई दूसरा अप्लाई हो रहा है क्या, तो एक बार देख लेते हैं एक आध और करके, है ना। पहला तो बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है मतलब पहला वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरे वाले कंडीशन में हमारा क्या होता है, ये हमारा पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है ना। पहला कंडीशन में क्या होता था, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो इनका जो हल है वो कैसे होता था, अद्वितीय हल, ठीक है। कैसे हल होता था, अद्वितीय हल। तो पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे और तीसरे कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 रहता है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही दोनों जो है बराबर नहीं है आ गया, तो हम दूसरा और तीसरा कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एग्जैक्ट पता चल जा रहा है कि ये इनका जो हल है वो किस तरीके से होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है गाइस सभी को। चलिएगा इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिएगा और किस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेखीय समीकरण 2x + 3y = 5 और kx - 9y = 7। देखिए यहाँ पे k का मान दिया हुआ है ना, k का मान हमको निकालना है, अज्ञात राशि हमको दी गई है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, समीकरणों को लिख लेंगे। 2x + 3y, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -5 = 0। दूसरे में हो जाएगा ये kx - 9y, इधर पक्षांतर करेंगे 7 को तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये हमको पहला समीकरण, ये हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा k, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो x का गुणांक k दिया है हमारा, है ना। b2 बराबर क्या हो जाएगा, -9, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कंडीशन आपको दे दिया गया है पहले से कि कोई हल नहीं है ना, रैखिक समीकरण इतना इतने का कोई हल नहीं है। अब आप सभी जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि अगर कोई हल नहीं रहता है, अगर हमारा कंडीशन कोई हल नहीं है ना, अगर हमारा कंडीशन जो है कोई हल नहीं है वाला आ गया, उस कंडीशन में कैसे हो जाता है, ये हो जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और ये जो है नहीं रहता है ना भाई। A1/A2 बराबर B1/B2 तो रहता है, लेकिन C1/C2 जो है बराबर नहीं रहता, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमको पहले से दे दिया है समीकरण में, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है ना भाई, इन दोनों से अपन आंसर लाएंगे, ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से अपन क्या करेंगे, आंसर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए कर देते हैं। तो A1 का मान हमारा कितना है, 2 दिया है, बटे A2 का मान हमारा कितना दिया है, k दिया है, बराबर B1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, बटे B2 का मान कितना दिया है, -9 दिया है। अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 3k बराबर, 3k बराबर हो जाएगा 2 × -9, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 × -9/3। यहाँ से 3 से 3 × 9 हो जाएगा,
और 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया k का मान, k बराबर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोला गया है, समीकरण 3x + y - 4 = 0 और 6x + 2y - 8 बराबर 0 वाले निकाय के हल होंगे। किस तरीके से हल होंगे ये हमको निकालना है। चलिएगा वही है, फिर से अपन क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। 3x + y - 4 = 0, ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 6x + 2y - 8 = 0। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और b1 बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह कुछ नहीं है, गुणांक तो 1 हो जाएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा -4। इसी तरीके से a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -8। अब a1/a2 कर लेते हैं, है ना। a1/a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6, यानी 1/2, है ना। 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से b1/b2, अच्छे से लिख देते हैं इसको, b1/b2। अब a1/a2 तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे अपन, b1/b2 करेंगे। देखिए b1 का मान कितना है, 1 दिया है, और b2 का मान कितना है, 2 दिया है। मतलब इसका भी मान हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दोनों तो बराबर हो गए, यहाँ से स्पष्ट पता चल गया। अब करेंगे c1/c2। देख लीजिए c1 का मान दिया है -4 और c2 का मान दिया है -8। तो इसको भी करेंगे तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से स्पष्ट हमको पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर क्या है, b1/b2, ये भी बराबर कितना है, c1/c2 के। मतलब तीनों जो है क्या कर रहा है, तीनों जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों जो है बराबर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर तीनों कंडीशन बराबर होता है तो जो इसका हल है वो किस तरीके से हल होता है, अनंत हल, है ना भाई। इसका जो हल है वो कैसे होता है, अनंत हल या अज्ञात हल भी जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, अनंत हल दिया है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे आपको सरल करनी है। आई होप सबको जो है क्लास समझ में आ रहा होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और आज का इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न। ठीक है, चलिएगा सरल करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ax + by = c और dx + ey बराबर f के आलेख, है ना। पहला कंडीशन दिया है समांतर होंगे यदि निकाय के कोई हल नहीं है। दूसरा दिया है संपाती होंगे यदि निकाय के हल परिमित हैं, परिमित मतलब अनंत होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन दिया हुआ है प्रतिच्छेद करेंगे यदि निकाय के केवल एक हल जो है ज्ञात हो, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। देखो भाई, समांतर होंगे यदि निकाय के कोई हल नहीं है ना। अगर अगर ये समांतर होते हैं, है ना, तो समांतर के कंडीशन में, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, 3 कंडीशन बताया था, है ना। अगर समांतर रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, समांतर रहता है तो कोई हल नहीं होता, पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई। संपाती होंगे यदि निकाय के हल परिमित है ना, यदि निकाय के हल परिमित, परिमित समझिए वर्ड को, है ना,
अपरिमित, ठीक है। अपरिमित मतलब अनंत होता है, परिमित मतलब सीमित है, ठीक है। तो निकाय के हल अगर सीमित रहता है ना भाई, अगर निकाय के हल जो है सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहता है, उस कंडीशन में संपाती नहीं होता है ना, संपाती की कंडीशन में अनंत हो जाता है, अपरिमित हो जाता है, तो दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा कंडीशन हमारा देखिएगा, प्रतिच्छेद करेंगे यदि निकाय के केवल एक हल हो, है ना। तो प्रतिच्छेद करेंगे अगर निकाय के केवल एक हल हो, ठीक है। तो देखिए, अगर एक हल रहेगा या कोई अद्वितीय हल रहेगा, है ना भाई, तो अद्वितीय हल के कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। तो तीसरा वाला भी हमारा क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको यही बताना था कि ये जो समीकरण है ना, अगर आलेख इसका बन रहा है तो ये कंडीशन किस तरीके से फॉलो करता है। तो पहला और तीसरा जो है हमारा फॉलो हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो बस आपको कंडीशन यहाँ पे बतानी थी कि किस तरीके से जो है फॉलो करता है। तो अगर आपको रैखिक समीकरणों का हल किस तरीके से बनता है ये तरीका पता है, तो आप आसानी से जो है इसको सरल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये रैखिक समीकरण वाला चैप्टर, है ना, सरल एक घातीय समीकरण वाला चैप्टर आप लोग का खत्म होता है। आई होप क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है। इस पर आधारित आप और क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं, मैं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबको बता दिया हूँ, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको करा दिया हूँ। अगर आपको और क्वेश्चंस बनानी है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्लासेस को, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। कल अपन देखेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक यू।